स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और फ्रेंड्स लक्ष्मीकांत की पॉलिटी सीरीज अपनी चल रही है, ठीक है। वो चलती रहेगी, वो कंटिन्यू है। और हम जो है अलग से डिस्कस कर रहे थे जो हमारी एनसीईआरटी क्लास 6 की सामाजिक विज्ञान यानी सामाजिक और राजनीतिक जीवन की जो एनसीईआरटी आती है, भाग 1 है, ठीक है। तो उसकी हम चर्चा कर रहे थे और हमने 2 लेसन इसके कंप्लीट कर लिए। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो करेंगे तीसरे लेसन के बारे में, ठीक है। यानी तीसरा जो लेसन है हमारा वो सरकार के बारे में है, ठीक है। यानी दो जो लेसन हमने डिस्कस किए वो एक सामान्य चर्चा थी, ठीक है। विविधता के बारे में हमने जो उसमें ज़्यादा नहीं जाना, ठीक है। जो हमने इसमें लिखा था वही मैंने आपसे डिस्कस किया, ठीक है। लेकिन अब जो हमारे लेक्चर आएंगे ना मित्रों, उसमें जो है बहुत ही अच्छी डिस्कशन होगी, ठीक है। और बहुत ही हमें अलग भी जानकारियाँ देखने को मिलेगी और बहुत ही ऐसी जानकारियाँ जो आपको पता नहीं होगी वो मैं आपको जो है वहाँ पे डिस्कस करते चलूँगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और पास ही के नोटिफिकेशन बेल के ऑल के बटन पर भी जरूर क्लिक करना ताकि मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम चल रहे हैं, देखो आज हमारा जो लेसन है वो हमारा तीसरा है। तो तीसरा लेसन जो है वो सरकार के बारे में है, यानी सरकार का हम मतलब समझेंगे और डिटेल से हम सरकार की डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है आपने सरकार शब्द का जिक्र कई बार सुना। इस पार्ट में आप ये पढ़ेंगे कि सरकार क्या है। यानी मित्रों एक इस बुक की एक तो मुझे एक अच्छी बात ये लगी कि इस पार्ट में, ठीक है, इस लेसन या इस अध्याय में हम जो भी चर्चा करने वाले हैं ना उसके बारे में आपको पहले ही बता दिया जाता है। तो ये मुझे अच्छा लगा एनसीईआरटी के बारे में कि एनसीईआरटी ने ये अच्छा इनिशिएटिव लाया कि उसके बारे में हम पहले ही बता रहे हैं कि हमें यहाँ क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। यानी एक जो रिव्यू दिया जाता है ना मित्रों, तो वो इसकी बात की जा रही है। कह रहा है कि सरकार शब्द का हमने कई बार जिक्र भी सुना है और हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि सरकार का क्या मतलब है, यह हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी सरकार हमें जो है क्यों बनानी चाहिए और कितनी हमारे देश में सरकार की भूमिका है, सरकार क्या काम करती है, क्या निर्णय लेती है, अलग अलग तरह की सरकारों जैसे लोकतांत्रिक सरकार या राजतंत्रिक सरकार में क्या अंतर है। तो इसी का हम आज पता करेंगे, चलिए पढ़कर पाते हैं। तो देखो क्या कर रहा है, सरकार से कामगारों के अधिकारों की रक्षा की मांग, बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार की ओर से राहत सामग्री, प्याज की दर में उछाल, सरकार ने प्याज के दाम कम किए, प्याज के दाम तय किए। सर्वोच्च न्यायालय के लिए 5 और न्यायाधीश सरकार, ठीक है। कोयला और बिजली विभागों के पुनर्गठन के पक्ष में है सरकार। सरकार ने 15,000 से अधिक गाँवों में सूखाग्रस्त घोषित किया। मित्रों इन सभी से हमें यही देखने को मिलता है कि सरकार की क्या भूमिका है, ठीक है। और सरकार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है किसी देश के अंदर, चाहे लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करने में हो या सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय सभी को उपलब्ध कराने में, ठीक है। तो देखो क्या कर रहा है, ऊपर दी गई अखबार की सुर्खियों को देखिए, उनके इनमें सरकार के जिन कामों की बात की जा रही है उनकी सूची बनाओ। क्या सरकार का काम बहुत ही विस्तृत नहीं है? आपके अनुसार सरकार क्या है, कक्षा में इस पर चर्चा करो, ठीक है। तो सरकार की बात कर रहा है। तो अब हम स्टार्ट करें। देखो क्या कह रहा है, हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने और काम करने के लिए सरकार की जरूरत होती है। बिल्कुल सही बात है, सरकार की हमें बहुत ही आवश्यकता होती है, वरना देश का प्रशासन कैसे चलेगा, देश में दंगे फसाद हो जाएंगे, ठीक है। देश में फिर प्रतिस्पर्धा नहीं होगी, ठीक है। और एकाधिकार जो है देश में फिर बढ़ने लगेगा और जो शासन आज़ादी से पहले चलता था तो वही फिर शासन स्टार्ट हो जाएगा अगर किसी देश में सरकार नहीं होगी। ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं। सड़कें और स्कूल कहाँ बनाए जाएँ, बहुत ज़्यादा गंदगी, बहुत ज़्यादा महंगी हो जाने पर, यानी बहुत ज़्यादा महंगाई हो जाने पर किसी चीज़ के दाम कैसे घटाए जाएं अथवा बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए, सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्रवाई करती है। यानी मित्रों ये कह रहा है सरकार की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है कि अगर मान लो महंगाई बढ़ रही है या हमें जो है सड़कें बनानी है, स्कूल कहाँ हमें बनाना है, या हमें कोई भी योजनाएं लानी है, ठीक है, उनका क्रियान्वयन कैसे करना है, ठीक है, किस समाज के लिए या किसी विशेष समूह के लिए हमें कौन कौन सी योजनाएं बनानी है, तो उन सभी के लिए जो है हमें एक सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और सरकार जो होती है वो सामाजिक मुद्दों पर भी कार्रवाई करती है। यानी मित्रों सामाजिक जो मुद्दे होते हैं, चाहे क्षेत्रवाद हो या भाषावाद हो या फिर जो सांप्रदायिकता के मुद्दे उभर करके आते हैं, तो इन सभी मुद्दों पर भी सरकार कार्रवाई करती है। उदाहरण के लिए सरकार गरीबों की मदद करती है, बिल्कुल सही है, गरीबों की मदद के लिए सरकार जो है कई कार्यक्रम चलाती है। सरकार ने कई कार्यक्रम भी चलाए हैं और इनके अलावा वह अन्य महत्वपूर्ण काम भी करती है, जैसे डाक और रेल सेवाएं चलाना, ठीक है। तो सरकार जो होती है वो बहुत से काम करती है किसी देश में, तो यही बात यहाँ पे ये कह रहे हैं। और मित्रों आगे क्या कहता है, देखो सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना है, दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी है। उसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें। सही बात है कि सरकार का, यानी सरकार की मित्रों बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका होती है किसी देश में, ठीक है।
वो क्या करती है, देश की सीमाओं की सुरक्षा भी करती है, यानी हमारे देश की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा हो चाहे बाह्य सुरक्षा हो, वो सभी करती है। अन्य देशों के साथ शांतिपूर्ण संबंध भी बनाती है, ताकि किसी भी संकट की परिस्थिति में वो देश हमारा साथ दे सके और संकटकालीन परिस्थिति से हम निपट सकें। तो आगे कह रहा है उसकी जिम्मेदारी ये भी होती है कि वो पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराती है। सही है, जैसे मिड डे मील योजना की आप चर्चा कर लो, स्कूलों में बच्चों को भोजन उपलब्ध करा रही है सरकार। या फिर स्वास्थ्य सुविधाओं की अपन बात करें तो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, या जो हमारी जन आरोग्य योजना है, ठीक है। तो और भी सरकार जो है बहुत सी योजनाएं चलाती है। आगे कह रहा है देखो, जब प्राकृतिक विपदा घेरती है जैसे सुनामी या भूकंप है, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है। अगर कहीं कोई विवाद होता है या कोई अपराध करता है तो लोग न्यायालय जाते हैं, न्यायालय भी सरकार का ही एक अंग है। मित्रों, कह रहा है कि अगर मान लो कोई विवाद भी होता है ना, या फिर कोई आपदा आ जाती है, तो उसका जो निवारण कौन करता है, सरकार करती है। और अगर मान लो कोई अपराध होता है तो अपराध के लिए हम जो है किसी न्यायालय में जाते हैं, तो न्यायालय भी सरकार का ही अंग है, ठीक है। हमने जो है लोकतंत्र के 4 स्तंभ बताए हैं, वैसे तो 3 हैं, लेकिन हमने जो है मीडिया को भी इसमें जोड़ रखा है। यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये लोकतंत्र के 3 स्तंभ है, और मीडिया को हमने चौथा स्तंभ बताया है। क्योंकि मीडिया जो होता है, यानी मीडिया जो होता है वो क्या करता है, जो भी सरकार के काम होते हैं या जो भी कोई भ्रष्टाचार है उसको सामने लाता है, यानी सरकार की जो है जवाबदेही सुनिश्चित करता है मीडिया। इस कारण से हमने लोकतंत्र का चौथा स्तंभ उसको घोषित कर रखा है, ठीक है। तो आगे देखो क्या कर रहा है, शायद आपको ये जानकर आश्चर्य हो रहा होगा सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है, और सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों जरूरी है। जब लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक व्यवस्था की जरूरत होती है, जिससे आवश्यक निर्णय लिए जा सकें। कुछ नियमों की जरूरत होती है और जो सब पर लागू हो। यानी मित्रों, ये कह रहा है कि सरकार जो है ये सब काम करती है, बहुत सी योजनाएं चलाती है, बहुत ही अनगिनत काम करती है। तो जो है सरकार ये काम कैसे कर लेती है, आखिर जो है सरकार के पास इतनी जो है काम करने की शक्ति कहाँ से आती है। और अगर मान लो कहाँ पे जो जो लोग है, यानी किसी स्थान पर लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो उन पर जो है कौन से कानून लागू होंगे और कौन से जो है नियम हम बनाएंगे, तो उसी की यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। उदाहरण के लिए संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा की जरूरत होती है, ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सके। और फ्रेंड्स, आगे क्या कहता है कि हमें जो है संसाधनों का नियंत्रण करना है, ठीक है, और हमें देश की सुरक्षा करनी है, या ताकि लोग भी सुरक्षित रह सकें। तो उन सभी जो काम होते हैं ना, वो सभी सरकार करती है। लोगों के लिए सरकार कई तरह के काम करती है, वह नियम बनाती है, निर्णय लेती है, अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू भी करती है। सही है कि कानून बनाती है और कानून को लागू भी करती है, ठीक है। तो बहुत से काम संसद और जो भारत की सरकार है वो करती है। आगे देखो क्या करा है कि कुछ उदाहरण जो सरकार के अंग है, यानी सर्वोच्च न्यायालय है, भारत पेट्रोलियम है, भारतीय रेल है, यानी सरकार के अंग भी इनको गिने जाते हैं। मित्रों, अगर मैं आपको समझाऊं तो अनुच्छेद 12 जो है संविधान का, वो हमें राज्य की परिभाषा देता है, और उसमें हम जो है केवल सरकार को ही नहीं शामिल करते। यानी सरकार का मतलब यही नहीं कि सरकार ही है, उसमें बहुत सी संस्थाएं शामिल की जाती हैं। एनसीईआरटी की जो बुक हम डिस्कस कर रहे हैं मित्रों, ये भी सरकार का अंग है, यानी राज्य की परिभाषा में ये भी आता है। यानी कि जो भी संस्था राज्य के अंतर्गत काम करती है ना मित्रों, तो बहुत सभी संस्थाएं जो है राज्य में आती है, चाहे भारत पेट्रोलियम हो या भेल हो या गेल हो, ठीक है। तो कोई सी भी जो संस्था है वो भारत की राज्य की परिभाषा में आती है। आगे देखो फ्रेंड्स क्या कर रहा है, सरकार के स्तरों की बात की जाएगी। कह रहा है जब आपको पता है कि सरकार कितनी सारी अलग अलग चीज़ों के लिए जिम्मेदार है, तो क्या आप सोच सकती हैं कि सरकार ये काम सारे इंतजाम कैसे करती होगी। दरअसल सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है, स्थानीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। सही है कि हमने जो है, यानी हमारा जो संविधान है वो संघीय संविधान है, हमने जो है शक्तियों का बंटवारा किया है, कहाँ पे, क्षेत्रीय सरकारों में और केंद्र की सरकार में। यानी जो हमारी केंद्र की सरकार है, राज्य की सरकार और जो स्थानीय स्तर की सरकारें होती हैं, उनमें हमने शक्तियों का बंटवारा किया है। हमारा संविधान संघीय संविधान है, ठीक है। तो यही बात कह रहा है कि जो हम काम करते हैं ना, सरकार जो काम करती है वो केवल एक ही सरकार नहीं है हमारे देश में। हमारे देश में त्रिस्तरीय सरकार की हमारे देश में जो स्थापना है, और उसके माध्यम से हम जो है काम करते हैं। तो आगे कहता है स्थानीय स्तर का मतलब आपके गाँव, शहर या मोहल्ले से है। सही है, स्थानीय जो सरकार होती है, नहीं ग्राम पंचायत या नगर पालिकाएं जो होती है, नगर निगम जो होते हैं, वो हमारी स्थानीय स्तर की सरकार है। राज्य स्तर का मतलब है जो पूरे राज्य को ध्यान में रखें, जैसे हरियाणा या असम की सरकार, सही है, पूरे राज्य में काम करती है। और राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश से होता है। इस किताब में आप आगे चलकर पढ़ेंगे कि स्थानीय सरकार कैसे काम करती है, और आगे की कक्षाओं में राज्य और राष्ट्रीय स्तर की सरकार के बारे में भी आप जानोगे। यानी मित्रों, सरकार के बारे में चर्चा की जा रही है कि हम जो है क्या करते हैं, 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम हम लेकर के आए थे 1992 में, और जो है हमने तीसरी स्तर की सरकार कौन सी, स्थानीय सरकार, जो ग्राम पंचायतें होती है और जो नगर पालिकाएं होती है, तो वो भी हमने जो संविधान में ऐड की और संवैधानिक दर्जा हमने उनको दिया। तो तीसरी स्तर की सरकार भी हमने बनाई, और राज्य स्तर की और केंद्र स्तर की सरकार जो है वो तो पहले ही हमारे देश में थी।
ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने आपको बताई और मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि मित्रों कि ये जो हम हमारा अब जो हमारे चैप्टर स्टार्ट होंगे ना, वो बहुत ही जो है एनालिसिस वाले चैप्टर होंगे और बहुत ही जो है यहाँ हमें जानकारी सीखने को मिलेगी। आगे फ्रेंड्स हम चर्चा कर रहे हैं, देखो क्या करा है सरकार और कानूनों की यहाँ बात की जाएगी। सरकार जो है कानून कैसे बनाएगी, कैसे लागू करेगी। तो देखो क्या करा है सरकार और कानून। सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को वे कानून मानने होते हैं। केवल यही वह तरीका है जिस सरकार काम कर सकती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसी ही यह ताकत भी होती है कि लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करें। यानी मित्रों, बेशक सरकार के पास कानून बनाने की शक्ति है, यानी संसद और राज्य के विधानमंडलों के पास हमने अधिकार दिया कि भैया आप जो है कानून बना सकते हो, ठीक है। और जो है आप जो कानून बनाओगे ना तो उसको आप लागू भी करोगे। तो हमने जो है शक्ति बनाने की भी दी है कानून को और लागू करने की भी दी है। आगे देखो क्या करा है। उदाहरण के लिए एक कानून है कि गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाए तो उसे जेल की सज़ा काटनी पड़ती है, जुर्माना। सही है, कानून अगर उन्होंने बनाया है तो भैया कानून का तो आपको पालन ही करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको सज़ा होगी, आपको जुर्माना भरना पड़ेगा, ठीक है। किसी दूसरे कानून को लेकर यह विचार कीजिए कि लोगों के लिए उसे मानना क्यों जरूरी है। यानी मित्रों, ये हमसे पूछ रहा है कि संसद या सरकार जो कानून बनाती है ना, वो क्यों जरूरी है मानना। भैया आप कानून नहीं मानोगे तो देश में जो है एक लोकतांत्रिक गणराज्य कैसे स्थापित होगा, ठीक है। कैसे हम सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो है सुनिश्चित कर पाएंगे। फिर तो आप जो है यानी आप तो फिर तानाशाह बन जाओगे और आप तो जो है किसी के अधिकार को हनन करोगे। आप तो ऐसे कहोगे कि मेरे पास ही अधिकार है और दूसरे तो जाए कहीं भी, मेरे तो जो है मेरे अधिकार पहले चाहिए मेरे को। और संसाधनों पर जो है किसी एक व्यक्ति का नियंत्रण हो जाएगा। और जो डिक्टेटरशिप जो आ जाती है ना, जो तानाशाही प्रवृत्ति हो जाती है, वो सरकार में या फिर उस देश में हो जाती है और सभी के साथ फिर न्याय की, ठीक है, समानता वहाँ नहीं रह पाती। तो इस कारण से जो है हमें कानूनों को जो है पालन करना जरूरी होता है मित्रों। आगे देखो क्या कर रहा है सरकार, जो कार्रवाई कर सकती है उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वे भी कुछ कदम उठा सकते हैं। मित्रों सही बात है, मान लीजिए सरकार ने कानून बनाया, ठीक है, सरकार ने कानून तो बना दिया और हमने पालन भी कर लिया, एक तो ये बात हुई। लेकिन मान लो कि कोई कानून का जो है सही ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो हम भी तो कदम उठा सकते हैं ना। हम भी तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं, या हम भी तो कोई जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति को यह लगे कि उसको उसके धर्म या उसकी जाति के कारण किसी नौकरी में नहीं लिया गया तो वह न्यायालय जा सकता है या जा सकती है और वह दावा कर सकती है या कर सकता है कि कानून का पालन नहीं हो रहा है। तब न्यायालय आदेश देगा कि क्या कदम उठाने की जरूरत है। मित्रों सही बात है, अगर मान लो आपको नौकरी में लेने से कहीं किसी स्थान पर मना कर दिया जाए तो भैया जो आप हैं वो जा सकते हो सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, क्योंकि मुझे तो जो है अपराध, यानी आप कहोगे कि मुझे जो है मौलिक अधिकार मिला हुआ है, ठीक है, अनुच्छेद 16 के तहत मुझे मौलिक अधिकार मिला कि भैया धर्म, जाति, वंश, मूल वंश, ठीक है, लिंग के आधार पर मेरे साथ आप जो है कहीं भी नौकरी में जो है किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते। तो आप जो है सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट जा सकते हो अनुच्छेद 226 के तहत। तो यही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि आप जो है अगर आपके अधिकार का हनन हो रहा है तो आप जा सकते हो न्यायालय में और वहाँ जाकर के कोई कदम उठाने के लिए कह सकते हो। आगे देखो क्या कह रहा है, सुनो, सरकार के प्रकारों की यहाँ बात की जाएगी। कह रहा है सरकार को निर्णय लेने और कानूनों का पालन करवाने यानी उन्हें बाध्य करने की शक्ति कौन देता है। यानी मित्रों सरकार को कानून बनाने की शक्ति और उनको लागू करने की शक्ति कहाँ से मिल रही है। तो इसका आंसर होगा बिल्कुल संविधान से उनको ये शक्ति मिल रही है। इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर है कि उस देश में कैसी सरकार है, यानी उस देश में कैसी सरकार है, यानी कि लोकतांत्रिक सरकार है या राजतंत्र की सरकार है, तो उस पर भी निर्भर करता है। अगर मान लो कहीं लोकतंत्र की सरकार या संवैधानिक सरकार है तो वहाँ संविधान के अनुसार काम करेगी सरकार, और अगर राजतंत्र की वहाँ सरकार है तो वहाँ पे फिर राजतंत्र चलता है। आगे देखो क्या, अगर लोकतंत्र में तो लोगों की ही सरकार को यह शक्ति देते हैं, यानी लोकतंत्र में हम खुद सरकार को शक्ति दे रहे हैं, यानी जनता के लिए जनता के द्वारा शासन जो होता है वो जो हम परिभाषा लेते हैं, तो हमने शक्ति दी है सरकार को कानून बनाने की। लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं, वे अपनी पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं। एक बार चुन लिए जाने के बाद यही लोग सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णय एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है और सफाई देनी होती है। यानी मित्रों ऐसा करा है, बेशक हमने सरकार चुन ली, हमने वोट दिया और सरकार बन गई, और सरकार ने मान लीजिए कोई निर्णय दिया या कोई कानून बनाया, तो उसका जो उन्होंने निर्णय दिया है, वो जो कानून बनाया ना, उसको बताना होगा कि हाँ इस आधार पर हमने ये कानून बनाया है और हमारी ये जिम्मेदारी है लोकसभा के प्रति, और हमने जो है कानून बनाया है तो इस प्रावधान का हमने उपयोग किया है। और अगर मान लो वो कानून गलत बनाया है तो फिर सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है और हाई कोर्ट को भी अधिकार है कि वो उस कानून को नलीफाई कर सकती है, यानी उसको असंवैधानिक या अनकॉन्स्टिट्यूशनल या फिर इलीगल भी घोषित कर सकती है। ठीक है, तो अनुच्छेद 13 की भी वहाँ फिर बात आ जाती है कि सरकार जो है मनमर्जी का कानून नहीं बना सकती। आगे देखो क्या करा है, एक दूसरी तरह की सरकार होती है जिसे राजतंत्र सरकार कहते हैं। इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। बिल्कुल सही बात है कि राजतंत्र की जो ब्रिटेन में सरकार है
ठीक है। यानी ब्रिटिश जो व्यवस्था है वहाँ पे भी राजतंत्र चलता है। तो उसी की बात यहाँ पे करें कि राजतंत्र जहाँ चलता है ना, तो वहाँ राजा और रानी होते हैं और वही फिर शासन चलाते हैं। राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है जिससे वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकता है। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उसी के पास रहती है। लोकतंत्र के समान राजतंत्र में यह राजा या रानी को अपने निर्णय लेने के आधार नहीं बताने पड़ते, नहीं अपने निर्णयों की सफाई देनी पड़ती है। यानी मित्रों, जिस प्रकार से लोकतंत्र में क्या होता है कि जो संसद या जो भी विधायिका कानून बनाती है तो वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, जो संसद है उसके प्रति उत्तरदायी होती है। उसी प्रकार से जो राजतंत्र होता है उस राजतंत्र में जो क्या होता है कि जिस भी राजतंत्र में क्या ना, यानी राजा और रानी ने जो कानून बनाया, जो भी निर्णय लिया, उसकी जो सफाई उसको नहीं देनी पड़ेगी। यानी उसको ये नहीं बताना पड़ेगा कि मुझे जो है, यानी मैंने जो कानून बनाया इस आधार पर बनाया, ठीक है। और मित्रों आगे क्या कहता है, देखो सुनो, आगे कह रहा है लोकतंत्र की सरकार की यहाँ बात की जाएगी। तो पहले हम बॉक्स चर्चा कर लेते हैं। क्या करा, देखो, लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी उन निर्णयों को लेने में महत्वपूर्ण है जो उनको प्रभावित करते हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? और अपने जवाब के 2 कारण भी दीजिए। क्या कह रहा है मित्रों? मित्रों ये हमसे पूछना चाह रहा है कि जो लोकतंत्र होता है ना, तो क्या लोकतंत्र में हमें भी भागीदार होना चाहिए? यानी जो जनता है वो भी भागीदार होनी चाहिए क्या लोकतंत्र में? और क्या कह रहा है कि जो लोकतंत्र निर्णय लेता है तो उस लोगों पर जो उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसी के लिए हमसे पूछ रहा है कि हमें क्या भागीदार होना चाहिए। तो मित्रों बिल्कुल हमें भागीदार होना चाहिए लोकतंत्र में, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब ही यही है, जनता का शासन है, जनता पर ही तो उसका प्रभाव पड़ेगा ना मित्रों। और फिर सरकार हमने चुनी किसके लिए? जनता के लिए, जनता की योजनाओं के लिए, जनता के जो है लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करने के लिए, सभी को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए, समानता की स्थापित करने के लिए, ठीक है। तो इसी कारण से हमें जो है लोकतंत्र में और भागीदार होना चाहिए। आपके यहाँ जिस प्रकार की शासन व्यवस्था है उनके स्थान पर आप कैसी शासन व्यवस्था चाहेंगे और क्यों? नीचे दिए कथनों में जो गलतियां हैं उसका सुधार करो। राजतंत्र में देश के नागरिकों को अपनी पसंद का नेता चुनने की छूट होती है। यानी मित्रों राजतंत्र में देश के नागरिकों को अपनी पसंद का नेता चुनने की छूट होती है? बिल्कुल नहीं होती है, गलत है, ठीक है। तो यही तो गलती में सुधारनी है। लोकतंत्र में एक राजा के पास देश का शासन करने की संपूर्ण ताकत होती है, बिल्कुल ये गलत है। लोकतंत्र में राजा के पास देश का शासन करने की शक्ति नहीं होती, वो तो राजतंत्र में होती है। यहाँ जो है, यहाँ पे जो क्या किया है, यहाँ एक्सचेंज किया हुआ है, यहाँ दोनों कथनों को एक्सचेंज कर दिया। ये ऊपर वाला जो है लोकतंत्र है और नीचे वाला राजतंत्र है। आगे देखो क्या करा है, राजतंत्र में राजा या रानी द्वारा लिए गए निर्णयों पर लोग प्रश्न उठा सकते हैं। नहीं मित्रों, वहाँ पे जो है प्रश्न नहीं उठा पा रहे हैं, यही तो हमने पहले चर्चा की है। लोकतंत्र में जो है हम जिम्मेदारी लेते हैं, यानी सरकार जिम्मेदारी लेती है किसी कानून का निर्माण करने की या किसी भी निर्णय लेने की, लेकिन राजतंत्र में उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो जो चाहे वो कर सकती है। आगे देखो लोकतंत्र सरकार क्या होती है उसके हम बारे में जान रहे हैं। भारत एक लोकतंत्र है, बिल्कुल सही है, भारत में डेमोक्रेसी है और संसदीय व्यवस्था भी हमने अपनाई हुई है। हमारा देश का संविधान संघीय है, हमने शक्तियों का बंटवारा किया है राज्यों में और केंद्र में। इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। सरकार में और भी कई देश हैं जहां लोगों ने लोकतंत्र लाने के लिए कई संघर्ष किए। ऊपर बताया जा चुका है कि लोकतंत्र मुख्य बात यह है लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है, बिल्कुल सही बात है। इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन है। मित्रों पहले ही मैंने आपको बताया कि लोकतंत्र का मतलब ये लोक और तंत्र, यानी जनता का वहाँ पे शासन है, जनता का वहाँ सिस्टम है, जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा जो शासन हम बात करते हैं, तो जनता का ही तो शासन है और जनता के लिए ही तो है। इसी कारण से लोकतंत्र जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और लोकतंत्र में लोग जो है, जनता जो होती है वो नेता को चुनती है और भारत में लोकतंत्र है। लोकतंत्र में मूलभूत विचार है, लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्राय प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। ये प्रतिनिधि मिलकर के सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक वह देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार न दे। मतलब मित्रों क्या कर रहा है कि लोकतंत्र का यहाँ मूलभूत विचार की बात कर रहा है कि लोकतंत्र का आखिर मूलभूत विचार क्या है, कि लोकतंत्र का मतलब यही है कि जो लोग हैं ना वो भी उस लोकतंत्र में भागीदार हों, ठीक है। और फिर आगे कहते हैं कि लोकतंत्र जो हम बात करते हैं उसकी हम प्रतिनिधि लोकतंत्र की बात करते हैं। यानी मित्रों जो हम चुनते हैं ना, यानी जो हम स्थानीय स्तर की सरकार चुनते हैं, यानी सरपंच का हम अगर चुनाव करते हैं तो हम तो उसमें डायरेक्ट जो है चुनाव करते हैं, ठीक है। लेकिन जो आगे चुनाव होते हैं, कौन सा, जो विधानसभा का चुनाव होता है या लोकसभा का चुनाव होता है, तो उसमें तो हम लोकसभा का चुनाव करते हैं, ना केवल हम उसमें जो है प्रधानमंत्री या सीधे मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं। तो ये प्रतिनिधि लोकतंत्र की बात कर रहे हैं कि यह प्रतिनिधि लोकतंत्र है, यानी हमने प्रतिनिधि को चुन दिया, हमने विधानसभा के सदस्य या लोकसभा के सदस्य को चुन दिया और ये लोकसभा सदस्य आगे जाकर के प्रधानमंत्री या फिर जो है जो मुख्यमंत्री है वो उसका निर्माण करेंगे। यानी मुख्यमंत्री या विधान मंडल के जो होते हैं विधान मंडल, यानी वे फिर आगे जाकर के जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का चुनाव करेंगे। आगे देखो क्या कर रहा है
ये प्रतिनिधि मिलकर के सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। और आगे देखो क्या कह रहा है कि कोई भी सरकार जो है अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कहेगी जब तक कि उस सरकार ने अपने जो वयस्क नागरिक है उनको वोट देने का अधिकार नहीं दिया। यानी मित्रों, अगर आपके पास वोट देने का अधिकार ही नहीं है तो फिर काहे की आप लोकतांत्रिक सरकार हुई है? क्योंकि लोकतंत्र का मतलब तो यही है ना कि जनता उसमें भागीदार है। यानी जनता ने वोट नहीं दिया तो वो कहाँ फिर लोकतंत्र हुआ? यानी वोट देने का अधिकार बिल्कुल हमें होना चाहिए। और हमारे देश में जो 18 साल से अधिक की उम्र के व्यक्ति जो होते हैं, चाहे 18 का हो गया हो तो वो उसको वोट देने का अधिकार है। और मित्रों, एक बात मैं आपको विशेष बताऊं, आपको ये पता नहीं होगा कि भारत में पहले क्या होता था। भारत में पहले 1988 से पहले की बात है, क्या होता था कि 21 साल से कम उम्र का व्यक्ति जो होता था ना, वो वोट नहीं दे सकता था। आपको कम पता होगा, यानी 21 साल से कम उम्र का व्यक्ति है वो वोट नहीं दे सकता था। 21 साल या 21 साल से अधिक का व्यक्ति ही वोट दे सकता था। लेकिन आगे जाकर के मित्रों क्या किया हमने, हम संविधान संशोधन अधिनियम लेकर के आए थे। कौन सा? हम लेकर के आए थे 61वां संविधान संशोधन अधिनियम हम लेकर के आए 1988 में, ठीक है। और 1989 में फिर इसके माध्यम से हमने क्या किया कि हमने मतदान की जो आयु है, वोटिंग की जो आयु है, उसको हमने कम किया, 21 से 18 कर दिया। तो इस प्रकार से हमारे देश में आज तक वो आयु चली आ रही है 18 वर्ष से, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक अलग भी बात बताई। आगे देखो क्या करा है, सुनो। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि एक समय ऐसा था जब लोकतांत्रिक सरकारें औरतों और गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेने देती थी? यानी मित्रों, पहले ऐसा था, बिल्कुल था ऐसे जो है। यानी मैंने आपको बात की। और मित्रों, जब मैंने पॉलिटी का लेक्चर लिया था, यानी मित्रों पॉलिटी की मेरी क्लासेस चल रही है यूट्यूब पर, और एक एक प्रावधान पर मैंने आपको जहाँ जिस प्रकार से आज डिस्कशन कर रहा हूँ ना, जितनी मैं आपको डिटेल से बातें बता रहा हूँ एक्स्ट्रा भी, तो वैसे ही बातें मैंने वहाँ पे डिस्कस किया है, ठीक है। तो वहाँ मैंने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का चैप्टर लिया था। यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1947 का जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आया, ठीक है, तो वो सारे अधिनियम मैंने आपको पढ़ाए हैं। तो उसी में जो मैंने आपको एक बात बताई थी, कहाँ मैंने आपको बताई थी 1919 के अधिनियम में बताई थी और 1935 के अधिनियम में बताई थी कि जो है हमने अधिकार दिया था, कहाँ पे, वोटिंग करने का अधिकार दिया था हमने। 10% लोगों को मताधिकार दिया था। आपको मैंने वहाँ बताया था, आप जाकर के देखिएगा एक बार, कि केवल 10% व्यक्तियों को हमने वोटिंग का अधिकार दिया। यानी सबको तो हमने अधिकार नहीं दिया। बाद में जाकर के तो हमने बाद में किया था कि सबको जो हमने फिर जाकर के वोटिंग का अधिकार दिया। यानी कुछ ही व्यक्तियों को हमने पहले वोटिंग का अधिकार दिया था। यही बात यहाँ पे करें, जिनके पास अपनी संपत्ति होती थी ना, जो पढ़े लिखे होते थे, तो उन्हीं को हमने वोटिंग का अधिकार दिया था, जिसका मतलब था औरतों, गरीबों, अशिक्षितों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों के अनुसार चलते थे जो ये गिने चुने पुरुष बनाते थे। यानी मित्रों, जो गिने चुने पुरुष के, यानी जिन्हें गिने चुने पुरुषों के पास वोट देने का अधिकार था, तो उनने जो सरकार बनाई तो उसी के माध्यम से वो सरकार चलती थी। और फिर मित्रों, जिस व्यक्तियों ने वोट दिया है उसी के अनुसार वो प्रावधान बनेंगे, यानी उसी के अनुसार कानून बनेंगे। फिर गरीबों की कौन सुनेगा? यानी गरीब फिर वहाँ जो है दबे कुचले वर्ग में गिने जाते हैं और उनके लिए फिर कानून का निर्माण नहीं होता है। आगे देखो क्या करा है। भारत में आज़ादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था। बिल्कुल, मैंने आपको यही अभी चर्चा की थी। 1919 और 1935 के दिन में मैंने आपको बताया है, जब भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था ना मित्रों, तो बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था। इसलिए जनता ने संगठित होकर उस अधिकार की मांग की। गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया। उन्होंने भी जोर शोर से यह मांग उठाई। 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा था, मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं, वो वोट नहीं दे सकता। या जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया। यानी मित्रों, गांधी जी जो है मांग उठा रहे हैं कहाँ से? यंग इंडिया। गांधी जी ने जो है एक अखबार लिखा, अपने एक पत्रिका लिखी, ठीक है। उस पत्रिका में उन्होंने यह बात उठाई थी कि मैं इस बात को नहीं मानता, यानी ये बहुत गलत है कि आपने जो अधिकार दिया एक जो संपत्तिवान व्यक्ति है जी, ठीक है, जो अमीर है उसके पास आपने अधिकार दे दिया वोट देने का, और जो गरीब है, ठीक है, उसको आपने अधिकार नहीं दिया वोट देने का। तो ये एक बात है ना, ये अन्यायपूर्ण बात है, गांधी जी कह रहे हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स आगे देखो क्या करा है, बॉक्स की हम चर्चा कर लेते हैं। क्या करा, देखो, संसार में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी। पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा है। मित्रों, संसार में कहीं भी हम देख लेंगे ना, तो कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि अपनी इच्छा से जो है क्या किया, यानी अपनी इच्छा से सरकार ने यह किया हो कि हमने जो शक्ति बांट दी लोगों में, यानी वोट देने का हमने उसको अधिकार दे दिया हो, ऐसा कहीं भी नहीं हुआ। यानी खुद लोगों ने जो है संघर्ष किया, आंदोलन किया, तब जाकर के सरकारों ने उनको अधिकार दिया वोट देने का। कह रहा है कि अमेरिका और यूरोप में भी कई महिलाओं और गरीबों ने जो है संघर्ष किया था। महिलाओं के द्वारा
मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ी। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं और अंग्रेजी में इसे सफ्रेज मूवमेंट भी कहते हैं। सफ्रेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में थे, इसलिए महिलाओं को उन कामों को करने के लिए बुलाया गया जो पहले पुरुषों के साथ काम माने जाते थे। यानी क्या करा मित्रों, प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ ना, तो ये जो वोट पाने का जो आंदोलन था, यानी हमें भी वोट मिलना चाहिए, वोट देने का अधिकार हमें भी मिलना चाहिए, तो ये आंदोलन जो है जोर पकड़ा। ठीक है, उसी की बात यहाँ पे करें और ये करें कि जो काम पहले पुरुष करते थे उसको हमको फिर आगे जाकर के महिलाओं को करना पड़ा। जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम और उनकी व्यवस्था करना शुरू किया तो लोगों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने महिलाओं और उनकी क्षमताओं के बारे में क्यों इतनी गलत रूढ़िबद्ध धारणाएं बना रखी थी कि महिलाएं ये काम नहीं कर सकती। यानी मित्रों, जब आगे जाकर के फिर महिलाएं निकल करके आई, यानी महिलाओं ने अपनी जो है अधिकारों के लिए लड़ना शुरू किया, तो लोग जो है भौचक्का रह गए और उन्होंने ये सोचा कि हमने तो जो है गलत धारणा बना रखी है महिलाओं के बारे में। यानी महिलाएं तो वो सब कुछ कर यानी महिलाएं तो वो सब कुछ कर सकती है जो पुरुष नहीं कर सकते और पुरुष के बराबर भी काम कर सकती है। ठीक है, और आगे देखो क्या करा है। इस तरह महिलाओं को निर्णय लेने में समान रूप से योग्य माना जाने लगा। महिला मताधिकार आंदोलन के साथियों ने सभी महिलाओं के लिए वोट देने के अधिकार की मांग की। उनकी आवाज़ सुनी जाए, इसके लिए उन्होंने जगह जगह पर अपने आप को लोहे की जंजीरों से बांधकर प्रदर्शन किया। उन्हीं में से कई क्रांतिकारी महिलाएं जेल गई और भूख हड़ताल पर बैठी। यानी मित्रों, क्या करा है कि ये जो आंदोलन फिर आगे जाकर के जोर पकड़ने लगा, किसका वोट, यानी कि हमें भी वोट देना चाहिए, वोट देने का हमें अधिकार जो हमें भी मिलना चाहिए। और मित्रों, कई महिलाओं ने क्या किया कि अपने को जो जंजीरों से बांध लिया, नहीं वो ये साबित करना चाह रही थी कि हम जो जंजीरों में जकड़े हुए हैं, हमें इससे आज़ाद करो। ठीक है, और कई महिलाएं ने क्या किया, भूख हड़ताल की, जेल गई अमेरिका में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे देखो क्या करा है। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला, जबकि इंग्लैंड की औरतों को यह अधिकार कुछ सालों बाद 1928 में मिला। यानी मित्रों, बहुत ही संघर्ष किया है महिलाओं ने अपने वोट को पाने के लिए। और किसी भी सरकार ने ऐसा नहीं किया कि इच्छा से किसी व्यक्ति को और किसी समुदाय को वोट देने का अधिकार दिया हो। यानी क्या किया, महिलाओं ने आंदोलन किया या जो है लोगों ने आंदोलन किया ना, तभी जाकर के उनको वोट देने का अधिकार सरकार ने दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो हमारा आज का लेक्चर था सरकार के बारे में, यानी सरकार के बारे में आज हमने डिटेल से डिस्कशन किया। ठीक है, आशा करता हूँ आज का लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। आगे फ्रेंड्स देखो, हमारे से कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उनको भी हम कर लेते हैं। देखो क्या करा है, नीचे दी गई तालिका में दिए गए कथनों पर नजर दौड़ाओ। क्या आप पहचान सकते हैं कि वे सरकार के किसी स्तर से संबंधित हैं, यानी और उनके आगे निशान लगाओ। यानी मित्रों, इनमें से जो भी काम कर रहे हैं ना, ये काम कहाँ के स्तर के, यानी स्थानीय स्तर के हैं या राज्य स्तर के हैं या राष्ट्रीय स्तर के हैं, तो उन सभी के बारे में हमें जो है चर्चा करनी है। देखो क्या करा है, भारत सरकार का रूस के साथ मैत्री संबंध बनाने का निर्णय। यानी मित्रों, भारत की सरकार ने रूस के साथ जो है संबंध बनाने का निर्णय लिया है, तो ये कैसा निर्णय है, यानी स्थानीय स्तर का निर्णय है, राज्य स्तर का है, राष्ट्रीय स्तर का, तो बिल्कुल ये राष्ट्रीय स्तर का निर्णय है। ठीक है, और दूसरे की हम चर्चा करें, पश्चिम बंगाल सरकार का सारे सरकारी स्कूलों में कक्षा 8 में बोर्ड की परीक्षा कराने का निर्णय, ये राज्य स्तर का है। सही है, डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी के बीच में नई रेल सेवा शुरू करने का निर्णय है। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय स्तर का होगा, क्योंकि डिब्रूगढ़ जो असम में है, कन्याकुमारी जो है तमिलनाडु में है। तो ये जो योजनाएं चलाएंगी, ये केंद्र सरकार की योजना है। गांव में एक सार्वजनिक कुएं के स्थान को चुनने का निर्णय है, तो मित्रों ये तो गांव का मुद्दा है, यानी स्थानीय स्तर का मुद्दा है। और पटना में बच्चों के लिए बड़ा सा पार्क बनाने का निर्णय है, यानी पटना में जो है बच्चों के लिए एक बड़ा सा पार्क बनाया जाएगा, तो ये कौन सा निर्णय है, ये राज्य स्तर का निर्णय है। हरियाणा सरकार का सारे किसानों को मुफ्त बिजली देने का निर्णय है, तो ये भी राज्य स्तर का है, यानी हरियाणा सरकार जो है सभी किसानों को फ्री में बिजली देने का उन्होंने डिसीजन लिया है। और 1000 रुपये का नोट जो है नया शुरू करेगी सरकार, तो ये भी केंद्र सरकार का निर्णय है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। आशा करता हूँ आज का लेक्चर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और फ्रेंड्स, मेरे लेक्चर जो है पॉलिटी के भी रोजाना डलते जा रहे हैं यूट्यूब पर, तो आप उन लेक्चर्स को भी जरूर सुनिएगा। ठीक है, आप विश्वास करोगे, इतनी सरल से सरल शब्दों में मैंने आपको समझाने का प्रयत्न किया है। ठीक है, तो आप उन लेक्चर्स को जरूर सुनिएगा। तो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर अपना कंप्लीट हुआ। अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे अध्याय 4 के साथ। लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्वों की हम बात करेंगे, यानी लोकतंत्र में हम किस किस तत्वों को शामिल करते हैं, तो उन सभी के बारे में हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।